इसलिए बहुत ध्यान से बोर्ड की तरफ देखने की कोशिश करें भाई सभी। बस बेटा बच्चों, बातें नहीं। अब आज की क्लास में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है क्रिस्टल फील्ड थियरी। क्या होता है मेरे भाई क्रिस्टल फील्ड थियरी के अंदर, कैसे काम करती है थियरी, एक बार बहुत ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इधर देखेंगे अक्षत सिद्धू। बेटा ये कहानी ऐसी है, क्रिस्टल फील्ड थियरी के अंदर बेसिकली जो वीबीटी है ना, वीबीटी बेस्ड थी, कोवलेंट करेक्टर पर बेस्ड थी। यानी कि वो ये कहता था कि मेटल और लिगेंड के बीच में ना जो बॉन्ड है ना वो प्योरली कोवलेंट बॉन्ड है ना। लेकिन जो सीएफटी है वो कहती है कि नहीं भाई, कोवलेंट बॉन्ड के साथ साथ एक अलग करेक्टर और डेवलप होगा जिसका नाम क्या होगा बेटा जी, आयोनिक करेक्टर होगा। क्या नाम होगा उसका? आयोनिक करेक्टर। तो आयोनिक करेक्टर के लिए इन्होंने मेटल और लिगेंड को क्या मानकर रखा था हर्ष? पॉइंट चार्ज। क्या मानकर रखा था? पॉइंट चार्ज। क्या मानकर रखा था? पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज ऑब्वियस है, आप लोगों ने जैसे एक फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा होगा कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, वेयर Q1 इज द पॉजिटिव चार्ज, Q2 इज द नेगेटिव चार्ज। उनके बीच में जो फोर्स आप लोग देख रहे होते हो उसका नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होता है। अब बहुत ध्यान से प्लीज आप लोग बोर्ड की तरफ देखें। पहला पोस्टुलेट, मैं फिर कह रहा हूं, आप लोग केवल इसको जस्ट रीड करेंगे, रटने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। हमने तो कभी कोई ऐसा सवाल देखा पढ़ा सुना नहीं है कि ये पूछ लिया हो पोस्टुलेट ऑफ सीएफटी, ठीक है। सवाल जो आएगा वो जो आएगा हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप लोग इसको देखने की कोशिश। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का पहला पोस्टुलेट है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी देयर इज ए प्योर कूलम्बिक फोर्स बिटवीन द सेंट्रल मेटल आयन एंड द लिगेंड्स। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जैसा कि आप लोगों को मैंने बोला कि बेसिकली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पॉइंट चार्जेस के बीच में इन्होंने माना हुआ है कि मेटल को पॉइंट चार्ज मान लिया, ऐसे लिगेंड को प्लस और माइनस की फॉर्म में मानकर की हुई रिएक्शन है। सी सेंट्रल मेटल को इन्होंने पॉइंट चार्ज मान लिया है, जबकि अनाइन जो लिगेंट है उसको नेगेटिव चार्ज मान लिया है। जो न्यूट्रल लिगेंट है उनको पॉइंट डाइपोल के नाम से जो है पुकारा जाएगा। बस एक ऐसी नॉर्मल लाइन है। थर्ड पॉइंट देखिए, अकॉर्डिंग टू सीएफटी व्हेन सूटेबल नंबर ऑफ लिगेंट आर अरेंज्ड around the central metal ion, the valence shell d orbital of the metal ion lose their energy या degeneration and split into सब energy levels। इसमें टूट जाता है, वो सब एनर्जी लेवल में टूट जाता है। सर सब एनर्जी लेवल बोले तो देखिए जी, बेसिकली यहाँ दो फील्ड काम करते हैं। एक फील्ड जिसका नाम है ऑक्ट्राहाइड्रल, ओडी के नाम से इसको मैं जान रहा हूँ बेटा जी, ऑक्ट्राहाइड्रल। एक फील्ड और बनाएंगे जिसका नाम है टेट्राहाइड्रल, इसको टीडी के नाम से हम लोग जानेंगे, राइट। ऑक्ट्राहाइड्रल फील्ड में आप लोग जानते हो कि एक्चुअल में क्या हुआ होगा कि ये जो डी जेनरेटेड ऑर्बिटल हैं, जैसे कि यहां मैंने बना दिया जी 5 डी जेनरेटेड ऑर्बिटल हैं, ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी क्या रही होगी बेटा जी, सेम। सेम तो नहीं कहनी चाहिए, सिमिलर बोलना चाहिए। पहले ये स्प्लिट हो गए। स्प्लिट हो गए कौन सी फॉर्म में? अगर क्योंकि फील्ड ऑक्ट्राहाइडल है तो पहले यहाँ 3 ऑर्बिटल बनेंगे और इसका नाम दिया गया T2G, और फर्दर जो ऊपर एनर्जी में टूटे उनका नाम दिया गया EG। एक्चुअल में होता तो ये कि ये भी फर्दर टूटते हैं, लेकिन उसी को हम लोग जॉन टेलर के नाम से जानते हैं, वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है अभी। अभी आप लोगों को जो पढ़ना है वो ये है कि T2G और EG में स्प्लिट हो गए, और याद रहे जो एनर्जी कम होती है उसी को हम लोग पहले फिल करते हैं, उसी के ऑर्बिटल्स को। एक बात आपसे कहनी है भाई, ये जो सर ने डॉटेड स्ट्रक्चर खींचा है इसका नाम बेरी सेंटर होता है, और इसकी एनर्जी को हम लोग क्या मानकर चलते हैं? 0। और इस एनर्जी के गैप को एक्चुअल में डेल ओ के नाम से जानते हैं। डेल का मतलब यहाँ पर एनर्जी डिफरेंस बिटवीन T2G एंड EG है। ओ का मतलब यह है यहाँ पर ऑक्ट्राहाइडल फील्ड, इसी को प्यार से CFSE के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहते हैं कि जितना ज़्यादा डेल ओ होगा उतना ज़्यादा CFSE होगी। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि अगर किसी के बीच में एनर्जी गैप बढ़ जाता है
तो निश्चित है कि वहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड काम कर रहा होगा। ठीक है, सेंस इसकी है, समझने की कोशिश करेंगे सभी। तो इसका मतलब सर एक कोई आपसे पूछ ले नीचे वाला एनर्जी गैप और ऊपर वाले एनर्जी गैप में क्या अंतर है या कितना कितना गैप होता है। सिंस द फील्ड इज ऑक्ट्राहाइडल, ऊपर हमेशा 0.6 डेलो लगाओ और नीचे कितना लगाना है बेटा जी, टोटल 1 करना है 0.4, लेकिन बेरी सेंटर से नीचे है माइनस के साथ इसको दिखाना है। ऊपर 0.6 नीचे 0.4। क्या मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? कोई तुमसे पूछ सकता है डिफाइन CFSC, तो आप बोलना इट इज नथिंग बट द एनर्जी गैप बिटवीन द T2G एंड EG। सर ये T2G की फुल फॉर्म क्या है? इट इज ग्रुप ऑफ ट्रिपलेट। सर ये EG की फुल फॉर्म क्या है? इट इज एंटीजन ग्रुप, यानी कि जो नीचे ग्रुप बन गया है इसका जस्ट एंटीजन बोल देते हैं। ठीक है, वेयर G इज नथिंग बट डिफाइन जीरेट फॉर्म। आप जानते हो ऑक्ट्राहाइडल फील्ड के अंदर ही नोडल प्लेन पाए जाते हैं। आपने कक्षा 11th में डेटा सीखा होगा MOT के अंदर, जहां नोड E1 होती है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, जीरेट। जहां नोड ऑड होती है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, अनजीरेट। याद आ रहा है? इस तरीके से ही सेंस मिलकर बनी हुई है। प्रार्थना, यहाँ पर जो CFSC सर ने लिखी है बेटा, इट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। इट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अभी आएगी, घबराओ मत, पूरी डेफिनेशन के साथ आएगी। सी अब बात कर लूँ कौन से फील्ड की बेटा, टेट्राहाइडल। तो टेट्राहाइडल में भी ये डी के 5 डीजेनरेटेड ऑर्बिटल होते हैं, मान लेते हैं। और जब ये टूटते हैं तो अब इस बार कहानी उल्टी होती है, नीचे EG आता है और ऊपर कौन आता है बेटा जी, T2G। वैसे मैं आपको बता दूं टेट्राहाइडल फील्ड में G लिखने से आप इसको अवॉइड ही करें, आप G ना लिखें इवन। ये बेरी सेंटर एनर्जी जो कि 0 होती है, इसको E मैं बोल रहा हूं और इसको T2 बोल रहा हूं। इवन अगर कोई T2G भी लिख देगा तो ऐसा नहीं है बोर्ड में नंबर कोई काट लेगा, लेकिन सेंस थोड़ी सी बिगड़ेगी कि जीरेट नहीं पाए जाते कहाँ पर, टेट्राहाइडल फील्ड में। अर्थात प्यारे बच्चों मैं ये बात कह सकता हूँ कि सर इसमें ऊपर वाली एनर्जी, सिंस द फील्ड इज टेट्राहाइडल, तो आप ऊपर वाली एनर्जी को 0.4 डेल टी लिखें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये जो एनर्जी है निश्चित है ये CFSC ही है विद रिस्पेक्ट टू टेट्राहाइडल फील्ड। और इसके नीचे वाली एनर्जी को आप लोग -0.6 डेल टी लिखेंगे, क्योंकि मैंने बता दिया कि माइनस केवल और केवल ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि बेरी सेंटर से कम एनर्जी है, जबकि आप लोग सिंपली माइनस को हटाकर ऐड करेंगे तो पूरी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। ऐसे ही 100 के रिस्पेक्ट में ऊपर 40 नीचे 60, ऐसे 1 के रिस्पेक्ट में 0.4 और 0.6। क्या मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? आप कहोगे सर महा बेसिक है, इसको समझ में नहीं आएगी। कोई आप लोगों से पूछ सकता है क्या इन दोनों में कोई रिलेशन है, इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन डेल्टा टी एंड डेल ओ? तो आंसर है यस, देयर इज ए रिलेशन। क्या रिलेशन है? डेल ओ बराबर होता है 9/5 ऑफ डेल्टा टी। तो मैंने बोला है वो समझ में आ रहा है आप लोगों को? इसका मतलब जब मैं इसको 9/4 नंबर 4 पक्का 9/4 ऑफ डेल ओ का मतलब होता है लगभग 2 पॉइंट कितना हो गया, 2.25 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल ओ। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब ऑक्ट्राहाइडल फील्ड का एनर्जी गैप आप लोगों को ज्यादा मिलेगा एज कंपेयर टू टेट्राहाइडल फील्ड। बोलो गेम समझ में आ गया? कल को कोई तुमसे यही पूछ ले रिलेशन बिटवीन CFSC ऑफ टेट्रा एंड ऑक्ट्राहाइडल, तो हो सकता है वो रिलेशन में ऐसा बना के दे दे 4/9, आपको आना चाहिए। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये फंडामेंटल बातें हैं, थोड़ा स्पीड में नोट कर लीजिए भैया, स्पीड में नोट कीजिए। किसी ने बोला स्प्लिटिंग हुई क्यों? तो नहीं होगी, जब मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। और ये स्प्लिटिंग आप यहाँ से थोड़ी ना पढ़ते आ रहे हो, ये स्प्लिटिंग आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर के स्पेक्ट्रल लाइन में भी पढ़ी है। वहां पर हम लोग लाइंस की स्प्लिटिंग बोल देते हैं। आगे पढ़ते पढ़ते पता लगता है कि लाइंस के साथ साथ ऑर्बिटल भी आपस में क्या करते हैं बेटा, स्प्लिट करते हैं। एक बार स्पीड में इसको नोट करेंगे, मल्टीपल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा जो है आज के पेजेस हैं, मैं कहूँ पढ़ाना है। आप लोग स्पीड में इसको बेटा जी नोट करेंगे, तभी आज की क्लास में ये पूरा डेटा मैं कवर कर पाऊंगा। डीजेनरेसी लिखा होगा बेटा, अकॉर्डिंग टू CFT व्हेन सुटेबल नंबर ऑफ लिगेंड्स आर अरेंज्ड
around the central metal ion valence shell d orbital of metal lose their degeneracy and splitted into the sub energy level. हाँ पूछो पूछो पूछो। कैटायनिक लिगेंड को भी इसी कैटेगरी में डाला जाएगा। जो जैसे सेंट्रल मेटल पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, ऐसे ही जो कैटायनिक लिगेंड है अब कैटायनिक लिगेंड और सेंट्रल मेटल दोनों एक साथ आ रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल बनेगा या बनेगा नहीं। जैसे कौन सा? अरे वो कोई कॉम्प्लेक्स है? पागल है क्या? क्या MO2+ कोई कॉम्प्लेक्स है? वो तो कंपाउंड है। यहाँ जो बात हो रही है वो किसके लिए बात हो रही है बेटा जी? कॉम्प्लेक्स के लिए बात हो रही है। तो इनमें से कौन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ज्यादा करेगा? वो तो अलग चीज हो गई, वो तो लिगेंड कोई दूसरा आ सकता है ना उसके रिस्पेक्ट में। आप MO2+ को तो कॉम्प्लेक्स नहीं कहेंगे। बोलो बातें पल्ले पड़ी बेटा? शांत बैठ। EG की जो फुल फॉर्म है वो क्या होगा? एंटीजन ग्रुप। क्या होगा वो? एंटीजन ग्रुप। बहुत ध्यान से देखो, पूछो पहले, पूछो डाउट। ये तो बेटा जो भी अट्रैक्शन है वो फोर्स पर डिपेंड करता है, और फोर्स जहां भी होगा वो तो अनेक प्रकार की एनर्जी हो सकती है। देखो कभी भी लिगेंट मेटल की तरफ आ रहा है उस समय तो काइनेटिक एनर्जी होगी, लेकिन जैसे ही बॉन्ड बन गया, स्टेबिलिटी मिल गई, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। ठीक है ना? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी तो नहीं कह सकता मैं इसको। बोलो। टी ब्लॉक हाँ। हाँ तो बन नहीं, उसके लिए क्यों वैलिड नहीं होगी? वैलिड होगी उसके लिए भी। के लिए क्या समस्या? मेटल तो मेटल की तरह ही काम करेगा, और जितने भी जैसे EU है, सीरियम है, PY है, हाइड्रोक्साइड के साइड बॉन्ड बनाते हैं तो बॉन्ड बनाते हैं, कॉम्प्लेक्सेशन होता है। ठीक है भैया? तो कुल मिला के बात यह है कि आपको अगर कोई पूछे कि CFSE को डिफाइन कर दो तो आप क्या बोलोगे? इट इज द एनर्जी गैप बिटवीन द स्प्लिटेड ऑर्बिटल दैट इज T2G एंड EG। इट इज नथिंग बट द CFSE। अलाक्स EG का मतलब है एंटीजन ग्रुप, ऐसे लिखना ENTI, एंटीजन ग्रुप। ठीक है, जल्दी से नोट करो भाई पहला। अच्छा, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आप लोगों को ये बात पढ़ाई गई कि नहीं पढ़ाई गई? देखना जरा, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आप लोगों को ये बात पढ़ाई गई है कि नहीं पढ़ाई गई कि ये I नेगेटिव, Br नेगेटिव, Cl नेगेटिव, F नेगेटिव जाते जाते EnCnCO। कुछ याद आ रहा है भाई? का मतलब यहाँ जाते जाते स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह काम कर लेगा। अमोनिया इसमें एक एक्सेप्शन शो करता है, और एक वाटर इसमें क्या शो करता है? एक्सेप्शन शो करता है। राइट, इधर देखेंगे सभी। वाटर इज ए वीक फील्ड लिगेंड फॉर मोस्ट ऑफ द 3D सीरीज एलिमेंट, बट इन कोबाल्ट+3 इट इज बिहेव लाइक ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। कुछ याद आ रहा है? ये डेटा मैंने सिखा दिया था VBT में। मैंने बोला था ऑक्सीजन डोनर कोबाल्ट+3 के साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह काम करेंगे। और बेटा जी ये ना एक्सपेरिमेंटल थॉट है, जैसा लिखा गया है ऐसा ही आपको मानकर चलना पड़ेगा। नेक्स्ट है, फॉर 4D एंड 5D सीरीज ऑल लिगेंड्स बिहेव लाइक ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। जितने भी लिगेंड है वो सभी किसकी तरह काम करने लगेंगे बेटा जी? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करने लगेंगे। एक बार जल्दी से इसको नोट कर लीजिए प्लीज, फटाफट से इसको नोट कर लीजिए। T2G का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ट्रिपलेट, ग्रुप ऑफ ट्रिपलेट। थोड़ा स्पीड में इसको नोट करने की कोशिश करेंगे सभी। CBSE के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, सवाल डायरेक्ट पूछा जाता है। अगर आप जैसे NCERT खोलोगे तो उसमें आप लोगों को काफी सारे क्वेश्चन VBT और CFT के मिलेंगे, VBT और CFT के क्वेश्चन मिलेंगे। VBT बेटा एक लिगेंड है, इसलिए स्पीडली इसको नोट करने की कोशिश करेंगे सभी। डन है? ये वाला कौन सा वाला? ये तो बस लिखा हुआ है कि लिगेंड कोई भी हो। फील्ड स्ट्रेंथ की बात करूंगा तो 5D का मेटल जो है ज्यादा फील्ड स्ट्रेंथ शो करेगा। पहले उसकी एक बार हाँ पूछ।
ब्लॉक के, एफ ब्लॉक की स्प्लिटिंग तो कहीं पड़ी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा होता है कि क्योंकि एफ ब्लॉक क्या है, बहुत ज़्यादा कैसे होते हैं, खुले ऑर्बिटल होते हैं, यानी कि खुद ही उसकी शेप कैसी होती है, बहुत ज़्यादा डिफ्यूज होती है। तो ऑर्बिटल के बीच में गैप भी बेसिकली क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। और स्प्लिटिंग तभी पॉसिबल है जब गैप किसी का क्या होगा, कम होगा। तो कम होगा जब तो रिपल्सन फील करेगा। जो पहले से दूर दूर रखे हुए हैं तो स्प्लिटिंग के चांसेस हैं। लेकिन ये भी जरूरी बात है कि स्प्लिटिंग कब किस एक्सटेंट तक हो सकती है। मान लो आप मैग्नेटिक फील्ड देते गए तो ये कंडीशन आ सकती है कि स्प्लिटिंग पॉसिबल हो, लेकिन उस लेवल का भी आपको नहीं जाना बिल्कुल भी। अब बहुत ध्यान से एक बार देखेंगे सभी, वॉइस ठीक है, शुभ, बहुत ध्यान से इसको देखने समझने की कोशिश कर बेटा। अब हमारे पास आता है, एक्चुअल में टास्क अब शुरू हो रहा है आप लोगों का, ठीक है ना। अभी तक आप लोग केवल और केवल ये सीखे हो कि स्ट्रॉन्ग फील्ड क्या है, वीक फील्ड क्या है। देखो इसमें एक सीबीएसई का सवाल क्या बनेगा, आप लोगों से पूछेगा डिफाइन सीएफएससी, और वो मेथड बताइए जो एक लिगेंड को स्ट्रॉन्ग फील्ड या वीक फील्ड बनाता है। तो आप लोगों का आंसर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड वो जिसमें डेल ओ की वैल्यू क्या मिलेगी, ज़्यादा, क्योंकि जितना ज़्यादा सीएफएससी होगी उतना ज़्यादा फील्ड स्ट्रेंथ क्या मिला, फील्ड की स्ट्रेंथ क्या मिलेगी आप लोगों को, ज़्यादा। सी काम की बात सुनो भाई, काम की बात सुनने समझने की कोशिश करो भाई। सबसे इंपॉर्टेंट टास्क अब आ रहा है, कृपया करके ध्यानपूर्वक सुने। अभी तक ध्यान नहीं भी रहा होगा चल जाएगा काम, लेकिन अब नहीं चलेगा भैया, इसलिए ध्यानपूर्वक इस पूरे कॉन्सेप्ट को सीखें समझें। और बड़ा ही बेसिक है, बिल्कुल भी नहीं है। एक बार ईमानदारी से इसको सीखा, बहुत आसानी से ये डेटा आप लोगों को कवर हो जाएगा। चलिए जी, इधर देखेंगे सभी। एक काम कर लेता हूँ भाई, मैं यहाँ पर स्प्लिटिंग ही लिख देता हूँ। सी आप तो जानते हो कि डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग कैसी होती है सर, ये डी का ऑर्बिटल है सर, और आपने बताया है कि अगर फील्ड ऑक्टाहाइडल है, नीचे क्या आएगा आप लोगों के पास, T2G आएगा सर, बहुत बढ़िया। और अगर फील्ड टेट्राहाइडल होता तो जस्ट अपोजिट आते, ये नीचे आता ये ऊपर आता। इसका नाम है T2G और इनका नाम है EG। EG बोले तो एंटीजन ग्रुप और T2G बोले तो ग्रुप ऑफ ट्रिपलेट। क्या नाम होगा इसका बेटा, ग्रुप ऑफ ट्रिपलेट, वेयर P इज पेरिडिन प्रार्थना। सी काम की बात सुन बेटा, मैंने बोला अगर यहाँ मैं लिखने वाला हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसी, जैसे D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 वाले, राइट। और यहाँ मैं लिखने वाला हूँ अगर डेल ओ की वैल्यू ज़्यादा होगी, इससे पेयरिंग एनर्जी से। सर हमने तो पेयरिंग एनर्जी सुना ही नहीं है, क्या ये पेयरिंग एनर्जी, घबराओ मत, सब याद आ जाएगा आप लोगों को और सारी बातें सीख जाओगे। या फिर जब डेल ओ की वैल्यू कम होगी किससे, पेयरिंग एनर्जी से, तो क्या होगा। वैसे मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, जैसे जैसे डेल ओ बढ़ता है, सर डेल ओ क्या है, ये डिफरेंस ही तो डेल ओ है। जैसे जैसे ये डेल ओ बढ़ता है वैसे वैसे क्या बढ़ जाता है बेटा जी, स्ट्रॉन्ग फील्ड करेक्टर बढ़ जाता है। यानी कि आप लोग समझ जाओ कि जब डेल ओ की वैल्यू ज़्यादा है तो हम लोग कौन से फील्ड की बात कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड। जब डेल ओ की वैल्यू कम है तो इसी को हम लोग किस फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं, वीक फील्ड। आप लोग क्या सीखे हो पहले बताइए मुझे सर, स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड में अंतर क्या है जी। स्ट्रॉन्ग फील्ड जो लिगेंड होगा वो अपने अलग तरीके से काम करता है और वीक फील्ड अपने अलग तरीके से काम करता है। मैं भी समझा रहा हूँ बिल्कुल, दिस इज ओनली फॉर ऑक्टाहाइडल स्पीसीज। सी फॉर एन एग्जाम्पल, मेरे पास दोस्त 3 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। आप खुद बताइए आप 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ भरोगे, 1 2 3। लोअर एनर्जी ऑर्बिटल फील्ड फर्स्ट, एक की एनर्जी ज्यादा एक की कम है, तो पहले कहाँ भरोगे बेटा जी, लोअर में। उसका मतलब जब D3 रहेगा तो आप इस बात पर फर्क ही नहीं पड़ेगा कि आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट है या फिर वीक फील्ड लिगेंट है। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा दैट विल बी टिपिकली सेम। क्यों सेम क्यों हो रहा है सर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम क्यों हो रहा है, क्योंकि सर साफ देखने से पता लग रहा है
कि मेरे पास जो डेलो है उसकी वैल्यू क्या है, ज्यादा है। सॉरी, डेलो 3 ही इलेक्ट्रॉन है तो पेयरिंग का तो कोई चांस है ही नहीं भाई। चौथा होता तो मैं सोचता कि ऊपर जाएगा कि यहाँ जाएगा। जब चौथा है ही नहीं तो मेरे लिए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे वीक फील्ड हो, दैट इज टिपिकली सेम। लेकिन बच्चा मान ले अगर यहाँ पर D4 आ गया, अब बता जरा सर, D4 आते ही एक परम्यूटेशन तो ऐसा बनता है 1 2 3 और एक 4। ये कब बनेगा बेटा, जब डेलो की वैल्यू क्या मिलेगी, कम, तो पेयरिंग एनर्जी क्या मिल जाएगी बेटा जी, ज्यादा। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसका मतलब ये वो केस है जहां पर ये ऐसा मिलेगा T2G3 और Eg के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे जी, 1। क्यों, क्योंकि वीक फील्ड है सर, पेयरिंग हो नहीं पाई। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट क्या काम करते हैं, डेलो की वैल्यू को बढ़ा देते हैं, बढ़ा देते हैं तो पेयरिंग, चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ आके जाएगा बेटा जी, यहीं जाएगा। इसका मतलब ये जो कन्फिग्रेशन होगा दैट इज T2G4 Eg0। भाई कितने बच्चों को गेम समझ में आ गया। इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट पेयरिंग इज डन, या मैं कहूं स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में आप पहले नीचे वाले ऑर्बिटल को सबको भरोगे आराम से। वीक फील्ड के केस में आप जंप करा दोगे कहाँ बेटा, ऊपर। जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं D5 है, अब बताओ D5 विद स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट आप कैसा बिहेव कराने जा रहे हो इसको, सर आप बोलोगे सर 1 2 3 4 एंड 5। ऑब्वियस बात है सर, यहाँ ये बनेगा सर T2G5 Eg कितना हो जाएगा, 0। लेकिन अगर इसकी बात करूं तो ये बन जाएगा T2G3 Eg2। अब एक बात बताओ सर, क्या फर्क पड़ेगा, क्यों नहीं फर्क पड़ेगा, आप खुद सोचो। यहाँ तो D5 हो रहा है और एक अनपेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ T2G3 और Eg2 में 5 अनपेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। कोई तुमसे पूछे किसमें कलर इंटेंस ज्यादा होगा जी, इसमें ज्यादा होगा। वेवलेंथ में अंतर आ गया, कंडक्टिविटी में अंतर आ गया, क्योंकि अनपेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने से मैग्नेटिक मूवमेंट में भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। तो इसीलिए यहाँ पर CFT को प्रीडोमिनेंटली माना गया एज कंपेयर टू VBT। अगर मैं बात करूं, मान लेते हूं मेरे पास D6 है, इधर देख मेरे पास D6 है। अगर मेरे पास D6 है समीक्ष, तो बता जरा स्ट्रॉन्ग फील्ड में कैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, T2G6 Eg कितना, और यहाँ क्या पाया जाएगा बेटा जी, इट इज T2G4 हो जाएगा और Eg कितना हो जाएगा, 2। भाई आपको पल्ले पड़ रही है बात। देखो वीक फील्ड में क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। वीक फील्ड में तो एनर्जी गैप कम होता है, इलेक्ट्रॉन ऊपर जाना ही जाना है, चौथा इलेक्ट्रॉन, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, इस तरीके से। स्ट्रॉन्ग फील्ड में 1 2 3 4 5 6 नीचे ही आएगा, कि एनर्जी गैप क्या है बेटा जी, बढ़ जाता है। अगर मैं तुमसे पूछूं बताओ जरा D7 का क्या रहेगा, अब D7 आते ही पहले 6 तो नीचे भर लोगे स्ट्रॉन्ग फील्ड में, एक ऊपर भर दोगे, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आने लगा, T2G6 Eg कितना। यहाँ आ जाओगे तो कैसा मिलेगा आपको, T2G5 Eg2 Eg2 ओके। लेकिन जैसे ही आप D8 में आओगे तो आप क्या देखोगे, आप देखोगे सर D8 में 6 और 2 इस तरीके से भरूंगा, तो यहाँ मिलेगा T2G6 और Eg कितना, 2। बाई डिफॉल्ट यहाँ पर आते आते स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड भी सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करने लगते हैं। इसका मतलब ये जितना भी तुम एक्सचेंज देख रहे हो, ये बेटा जी 4 से लेके 7 इलेक्ट्रॉन तक ही देख रहे हो, ना इसके बाद ना इसके पहले। जितना भी स्प्लिटिंग देखी आप लोगों ने, स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड का प्रभाव देखा, वो आइडियली इसके बाद ही आप लोगों ने देखा, थर्ड के बाद, और 7 या 8 से पहले वालों में ये इफेक्ट देखा। सर इफ देयर इज एनर्जी गैप इज मोर देन, विल द इलेक्ट्रॉन हैव सेम अमाउंट ऑफ एक्साइटेशन, नहीं। सेम अमाउंट ऑफ एक्साइटेशन कैसे हो जाएगी, एनर्जी गैप ज्यादा है तो ऑब्वियस है एक्साइटेशन एनर्जी क्या मिलेगी मुझे, कम मिलेगी, इलेक्ट्रॉन कम एक्साइट होगा। ठीक है विद्युत। सम अमाउंट ऑफ एक्साइटेशन, अब मतलब समझा नहीं बेटा मैं सवाल। इफ द एनर्जी गैप इज मोर देन, विल द इलेक्ट्रॉन हैव सम अमाउंट ऑफ एक्साइटेशन, मतलब अमाउंट दे रिक्वायर्ड, ऐसा कह रहा है। बिना अमाउंट रिक्वायर्ड के तो बेटा जी, बिना एनर्जी के तो ये ऊपर जंप करेगा ही नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बैंड गैप के सिमिलर है।
चलिए, तो ऐसा मैं मानकर चल रहा हूँ कि ये बेसिक सेंस आपको क्लियर है। ये वास्तव में महा बेसिक है। एक्चुअल में जो सवाल आता है ना, सीबीएसई का सवाल तो यही है जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है। वो आपसे क्या करेगा, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड दे देगा एज ए लिगेंड, एक वीक फील्ड लिगेंड दे देगा, और आपसे पूछेगा सीएफएससी के आधार पर बताओ फलाना इस कलर, फलाना इस कलरलेस, फलाना शो मोर स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट, और दूसरा जो है लेस स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट शो कर रहा होगा। यस, D9 भी सेम मिलेगा आप लोगों को। प्रार्थना, आप लोगों को तो चेंज देखना है ना, तो चेंज आपको D4 D5 D6 D7 में ही दिखेगा। चलें भाई आगे आगे बढ़ जाए भाई। ऐसा मैं मानकर चल रहा हूं कि डेटा आपको क्लियर है। अभी तमाम मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, उससे पहले मैं आपको स्प्लिटिंग एनर्जी निकलवाना और सिखा देता हूं, ताकि एक तरफ का पोर्शन आपका खत्म हो जाए। एक शीट भी आज हम लोग देंगे, शीट को कवर करने की कोशिश करेंगे। एस और NP, N-1D, और दूसरा कौन सा है आपका, स्प्लिट हो गया। गैप में क्यों आएंगे एनर्जी, हाँ आ जाएंगे आ जाएंगे, जब भी तो नॉन बॉन्डिंग बनता है MOT में, जब भी तो नॉन बॉन्डिंग बनाता है CO। सही है, सही सोच रहा है बिल्कुल। इसलिए NS और NP जो है बीच में आ जाएंगे, बिल्कुल सही है। क्योंकि आइडियली जो गैप हो रहा है ये N-1D और दूसरे वाले D के बीच का गैप है, तो उसमें जो जो एनर्जी लेवल आ सकते हैं वो आ जाएंगे, जो कि NS और NP ही बनते हैं। चलें बेटा आगे, क्या नाम है आपका, रमेश। रमेश समझ में आ रहा है कुछ थोड़ा बहुत, ट्राई कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा कवर करते हैं। सी, अगला सवाल आ रहा है, देख कितना सुंदर सवाल है। ये मानकर मैं चल रहा हूं कि बेसिक सवाल क्लियर है। एक आध आप लोग पहले क्वेश्चंस कर लो, इसके बाद फिर आप लोगों के डाउट्स लेते हैं। सी, हाँ कर ले। देखिए भाई, इसको बोलते हैं कैलकुलेशन ऑफ CFSE। एक बार देखेंगे सभी, कैलकुलेशन ऑफ CFSE। कैलकुलेशन ऑफ CFSE, देखो जरा ध्यान से। कैलकुलेशन ऑफ CFSE एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत आसानी से इसको आप लोग सीखोगे भी, है ना, बहुत आसानी से इसको सिखाएंगे भी। बहुत बेसिक सा टॉपिक है। सी, क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने ये देखा कि D एक सबशेल है, और इसको मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में आप लोगों ने स्प्लिट कर दिया है। तो अगर ऑक्ट्राइडल फील्ड है तो T2G नीचे और EG कहाँ मिलेंगे आप लोगों को, ऊपर। और ये जो एनर्जी गैप है, बेसिकली इस एनर्जी गैप का नाम क्या होगा दोस्त, डेल O। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये बात भी कही कि जो ये T2G है और ये जो EG है, इसमें ये वाली जो एनर्जी है, इस एनर्जी को जीरो काउंट कर कर चलते हैं। इसी को बेरी सेंटर के नाम से हम लोग जानते हैं। इससे ऊपर वाली जो एनर्जी है, सर याद करने का क्या तरीका है, देखो, इफ द फील्ड इज ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टा का मतलब होता है 6, ऑक्टा का मतलब तो 8 होता है, लेकिन हेड्रल का मतलब होता है फेस। 8 फेस आइडियली 6 एटम से बनाए जा सकते हैं। आप एक काम करो, आप एक वो बना लो, क्या बोलते हैं उसको, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बना लो। कैसे बनेगी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, इधर देख भाई, बीच में सेंट्रल एटम है, एक एटम ऐसे, एक एटम ऐसे, एक एटम ऐसे, एक एटम ऐसे, एक तेरी तरफ एक मेरी तरफ, एक तेरी तरफ एक मेरी तरफ। अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई इस बॉन्ड से, दिखाइए जरा, मैं पेन से बना ही देता हूँ। बेटा ला भाई, एक पेन और दे दे बस। इधर देख बेटा जी, ये आपका मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक स्क्वायर प्लेनर है, स्क्वायर प्लेनर है, और मैंने एक ऐसे बॉन्ड बना दिया और एक इसके पीछे बना दिया, बन गया ऑक्टाइडल। 4 5 और एक 6 एटम यूज हुए। जरा देखें इसको ऑक्टाइडल क्यों बोलते, जरा ऐसे देख। अब देख जरा ऊपर से फेस काउंट कर, कितने फेस हैं, 1 2 3 और एक 4। सेम फेस तुझे कहाँ मिलेंगे, यहाँ। 4 दूनी कितने फेस हो गए, 8। इसका मतलब 6 एटम से कितने फेस बने बेटा जी, 8 फेस बने। कितने फेस बने, 8 फेस बने। तो मैं क्या समझाने की कोशिश की है मैंने, ये ऐसे ट्रिक है याद करने की। ऑक्टाहेड्रल बोले तो 6
और ऊपर प्लस में 6 और नीचे क्योंकि तुम्हें 1 करना है, नीचे वाली बात कितनी लिखी जाएगी बेटा जी, -0.4। सर माइनस क्यों लिखा, पेरी सेंटर से नीचे की एनर्जी है इसलिए इसको माइनस के साथ लिखा। टोटल 1 हम लोग करके चलते हैं। सर 1 थोड़ी हुआ, ये तो 0.2 हो गया। नहीं भैया 1 ही हुआ। मैंने बोला ना माइनस, माइनस जो है बेसिकली ये केवल और केवल ऐसा साइन है जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि एनर्जी क्या है, नेगेटिव। कैलकुलेशन में कभी भी माइनस नहीं करेंगे हम, ठीक है जी। एक दूसरी बात मैं तुमसे कहूं मेरे भाई, अगर ये फील्ड टेट्राहाइडल होता तो, इफ द फील्ड इज टेट्राहाइडल, तो जो पिक्चर बनेगी वो यहाँ बनेगी बेटा जी 2 और यहाँ बनेगी कितने, 3। आप ये बात मानते हो पहले से ही कि सर आपने इसको बोल देना है डेल टी, और ये जो ऊपर वाली बात है इसका नाम है T2 और इस नीचे वाली बात का नाम क्या है, E। मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये एनर्जी गैप की मैं बात करूं, इस वाले एनर्जी गैप की, तो ये बेरी सेंटर है। इससे ऊपर टेट्राहाइडल है ना, आप 0.4 लिखो। इससे नीचे आप लोग कितना लिखेंगे, -0.6, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा। बहुत बढ़िया। अब जो मैं सवाल समझाने जा रहा हूँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यानपूर्वक देखना भैया। मैंने तुमसे कहा किसी भी सवाल में अगर तुम्हें CFSE निकालनी है तो कैसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लोअर एनर्जी ऑर्बिटल, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल, कितने इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी ऑर्बिटल है। जैसे यहाँ पर मैंने 2 भर देता तो आप क्या बोलते हैं, यहाँ बेसिकली कितने हो जाते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय उसका कंट्रीब्यूशन, उसका कंट्रीब्यूशन प्लस कितने इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी के अंदर है, इलेक्ट्रॉन इन हायर एनर्जी, मल्टीप्लाई बाय उसका कंट्रीब्यूशन प्लस उसमें कितनी क्या है बेटा जी, पेयरिंग एनर्जी। सर पेयरिंग एनर्जी निकालना नहीं आता, अभी सिखा देंगे बहुत ध्यान से। पहले एक सवाल कर लेते हैं, उसी से पूरा डेटा क्लियर होगा। सी मैंने बोला भाई कोबाल्ट और CN6 और +3 है। आप इधर देखो हर्ष, मैंने बोला भाई इसको देख और मुझे बता ऊपर कितना चार्ज लिख रखा है, -3। इस कोबाल्ट को ऊपर क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो आप बोलोगे 2 ब्रैकेट बीच में माइनस, पहले वाले ब्रैकेट में कौन सा चार्ज बेटा, ये ऊपर वाला, और दूसरे वाले ब्रैकेट में कोबाल्ट को छोड़कर जो भी लिगेंड प्रेजेंट है उसका चार्ज। CN पर कितना चार्ज होता है, माइनस, तो 6 CN है तो कितना माइनस हो गया बेटा जी, -6। तो ये पिक्चर कितनी आ गई दोस्त, +3 आ गई। कितनी आ गई, +3। बोलो कोई डाउट है, एक बार दोबारा बोलूं। मैंने बोला कोबाल्ट CN6 ब्रैकेट -3 है, तो -3 माइनस -6 इजिकल टू +3 आ गया दोस्त, ठीक है। अब एक बात सोचो जरा, तुम्हें एक बात बताओ, ये CN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट है या फिर वीक फील्ड लिगेंट है। आप कहोगे सर आपने ही तो बताया था EN CN CO, तो ये बेसिकली कैसा लिगेंट रहेगा सर, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट रहेगा। अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट है तो पेयरिंग तो नीचे पेयर करा देगा, क्योंकि डेलो की वैल्यू क्या रहेगी इसकी, बहुत ज़्यादा। चलो पहले देखते हैं कोबाल्ट का नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं। तो कोबाल्ट पाया जाता है ऐसा 3d7 4s2, लेकिन आफ्टर रिलीजिंग 3 इलेक्ट्रॉन, बिकॉज सिंस इट इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, इट इज 3d6 4s0 ओनली। अब आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, डी में 6 भरना और तुम्हारे पास ये ऑक्ट्राइडल फील्ड है 1 2 3। अब चौथा ऊपर भरूं या नीचे भरूं बताओ, नीचे। क्यों, क्योंकि फील्ड कैसा है जी, स्ट्रॉन्ग, शाबाश। तो ये 4th, ये 5th, ये 6th, इज इट ओके। अब तुमसे क्या पूछा गया था, सर आपने CFSE कैलकुलेट करने की निंजा टेक्निक बताई थी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लोअर एनर्जी ऑर्बिटल दैट इज 6 मल्टीप्लाई बाय इट्स कंट्रीब्यूशन दैट इज 0.4। माइनस का 0.4 क्यों लिखा है सर ने, क्योंकि कौन सी एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा जी, बेरी सेंटर से नीचे की एनर्जी को, राइट। और इसके अलावा प्लस, क्या ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन है, नहीं, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ कोई दिक्कत नहीं। 0 इंटू कितना करना चाहिए मुझे, 0.6, साइंस तो ये बनता है प्लस। अब पेयरिंग एनर्जी का बड़ा तगड़ा गेम है भाई। पेयरिंग एनर्जी कैसे देखो, देखो बड़ा सिंपल है। आप 6 इलेक्ट्रॉन इसके नॉर्मल में भर के देखिए, 1 2 3 4 5 और 1 6। बेटा हाउ मेनी पेयर्स आर देयर, 1। और एक्चुअल में जो आपने भरे तो कितने पेयर बने बेटा जी, 3। तो 3 - 1, यानी कि बेसिकली कितने पेयर बने बेटा जी, 2। तो इसी को बोलते हैं ट्वाइस ऑफ पेयरिंग एनर्जी। यहाँ से जो डेटा आ रहा है यही बेसिकली क्या है आपका, यही बेसिकली CFSE है। माइनस नहीं करते, देखो कैलकुलेट करके, नहीं करेंगे।
करते हैं, एक मिनट रुक जा, मैं बताता हूँ। करेंगे भाई। माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो भी एनर्जी में माइनस आ रहा है वो ये साइन है कि जो भी टोटल एनर्जी आ रही है ये बेरी सेंटर से नीचे। भाई अगर माइनस ना करूं, समझो इस बात को, अगर इस एनर्जी से मैं मल्टीप्लाई ना करूं और ऊपर में भी इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो देख रहे हो ना, ये एनर्जी प्लस ये एनर्जी अगर दोनों को मैं प्लस कर दूंगा तो बहुत बड़ी एनर्जी आ जाएगी, एक से भी ऊपर की एनर्जी आ जाएगी, नहीं, जो कि डेलो की मैक्सिमम वैल्यू है। नहीं समझ में आया भाई, वो डेलो की क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, इसलिए मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, माइनस से मल्टीप्लाई। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भैया कैसा भी, समझ में आ गया। सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम है सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट को चेक करना। दूसरा काम क्या है, उसमें देखना कि उसके अंदर आइडियली डी में कितने इलेक्ट्रॉन है। तीसरा काम ये देखना कि वीक फील्ड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड है, उसके अनुसार इलेक्ट्रॉन्स को भर देना। चौथा काम फिर ये देखना कि जी जो CFSE है उसको निकालने का तरीका था कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी कैसे कैलकुलेट करने हैं वो निंजा टेक्निक आपको पता लग गई है। सी अगला सवाल करो, ऑटोमेटिकली क्लियर होगी पिक्चर। देखो दो ब्रैकेट बीच में माइनस, पहले ब्रैकेट में ये ऊपर वाला चार्ज लिखा जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए, Cn होता है बेटा माइनस, 4 Cn है, तो यहाँ से ये डेटा जो मेरे पास आएगा दैट विल बी +2 ओनली। क्यों नमन, डेटा कितना आ जाएगा बेटा जी, +2 आ जाएगा। अगर ये डेटा बच्चा +2 है तो आप बताइए जरा, निकल तुम्हारा नॉर्मली ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो कितना होता है, ये कहोगे सर 28 एटॉमिक नंबर के साथ भाई इज 3d8 4s2। आफ्टर रिलीजिंग 2 इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली इट विल बी 3d8 ओनली। अगर ये 3d8 हो रहा है, अगर ये 3d8 हो रहा है तो आप खुद देखकर मुझे बताइए फील्ड कैसा है। सर फील्ड तो स्ट्रांग है सर, तो एक काम कर लेते हैं, ये फील्ड भले ही स्ट्रांग है लेकिन फील्ड है कौन सा बेसिकली, टेट्राइडल या ऑक्ट्राइडल, टेट्राइडल, क्योंकि 4 निकले ना कि 6, 4 निकले तो कौन सा भरा जाएगा, ये वाला। स्ट्रांग फील्ड है तो सर 1, ये 2, और आप खुद बताइए जरा तीसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ भरना चाहिए मुझे, यहीं, और चौथा इलेक्ट्रॉन भी कहाँ भरना चाहिए मुझे। फिर अल्टीमेटली 5वां इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा बेटा, यहाँ, छठा, ये 7वां और ये 8वां। बोलो गेम समझ में आती है कि नहीं आती, बोलो भाई, क्या ये बेसिक डेटा क्लियर है। क्योंकि भैया 8 भर रहे हैं ना, दिक्कत ये है। अब देखो इसमें आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल सटीक आएगी। अब मुझे CFSE को कैलकुलेट करना है, बताइए कैसे कैलकुलेट करूं सर। आपने बोला नीचे वाले को 0.6 माइनस का बोला हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 4 इलेक्ट्रॉन, प्लस ऊपर देखा 0.4 मल्टीप्लाई बाय कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा जी, 4 ही इलेक्ट्रॉन है, सही लिखा हुआ है। और पेयरिंग एनर्जी का डेटा सर ऐसे निकलता है, आईडी लेकर में 8 इलेक्ट्रॉन को भर देता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाउ मेनी पेयर्स आर देयर, यहाँ भी आइडियली कितने पेयर आ रहे हैं बेटा जी, तो भैया ऑब्वियस बात है 3 - 3 0 पेयरिंग एनर्जी हो जाएगी। और ये डेटा अपने पिछले डेटा से भी क्लियर है कि जब D8 हो जाता है तो क्या स्ट्रॉन्ग फील्ड और क्या वीक फील्ड, यस और नो, क्या स्ट्रॉन्ग फील्ड और क्या वीक फील्ड। जो अंतर आएगा पेयरिंग एनर्जी में वो D7 D6 D5 D4 में ही आ सकता है और किसी में अंतर नहीं आने वाला। बोलो गेम समझ में आ रहा है। अगला सवाल देखना जरा, सवाल है Fe CN6 4-। अब देखो जरा, सबसे पहला काम है 2 ब्रैकेट बीच में माइनस, पहले ब्रैकेट में माइनस, ये -6, यहाँ से +2। अब आयरन की अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट देखूंगा तो ये कितना आ जाएगा 3d6 4s2। अब डी में 6 है और साइनो है। अब खुद बता दो, ये तो ऊपर वाला ही डेटा हो गया सीधा सीधा, यस और नो। ऑक्ट्राइडल फील्ड इज देयर, स्ट्रॉन्ग फील्ड इज देयर, 1 2 3 4 5 6। तो आप देखो इसमें और उसमें क्या अंतर रह गया, आयरन कितना है 3d6, बिल्कुल सेम आंसर आ जाएगा, यस और नो, क्या आंसर आ जाएगा सेम। अच्छा एक बात बता दूं, वीक फील्ड के अंदर, क्या बोल रहा हूँ, वीक फील्ड के अंदर पेयरिंग एनर्जी का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। पेयरिंग एनर्जी हमेशा कितनी मिलेगी, 0। क्यों, क्योंकि वीक फील्ड में तो आप नॉर्मली पेयर कर रहे हो, और नॉर्मली तो आपके डी में भी वैसे ही नॉर्मली पेयर होंगे, तो आप जो भी पेयरिंग बनेगा -D वाली पेयरिंग ये 0 आएगा हमेशा। ये जो गड़बड़ हो रही है किसके अंदर हो रही है बेटा जी, स्ट्रॉन्ग फील्ड के अंदर ही हो रही है। एक बार स्पीडली इसको नोट कीजिए, डाउट है तो पूछिए। इसका आंसर कैसे होगा, समझ में आ गया भाई, कैसे करोगे इसका आंसर, कैसे करेगा नमन। सर बड़ा ही सिंपल है सर, CFSE निकालने का निंजा टेक्निक आपने बताई रखी है। 6 मल्टीप्लाई बाय -0.4 प्लस 0 × 0.6 प्लस पेयरिंग एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। ये अंतर आ गया,
पेयरिंग एनर्जी पक्का जीरो होगी? नहीं, पेयरिंग एनर्जी कितनी हो जाएगी? 2 पेयरिंग एनर्जी हो जाएगी। भाई किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछिएगा, क्योंकि डाउट हो सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। डाउट हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन सीख जाओ कि मुश्किल कॉन्सेप्ट भी नहीं है, बड़ी आसानी से और स्लो स्लो मैंने इसको पढ़ाया है। पी निकालना एक तरीका होता है, जैसे यहाँ जो पेयरिंग आ रहे हैं, कितने पेयर हो रहे हैं? 1 2 3। नॉर्मली अगर मैं भरता तो कितने पेयर होते? 1। 3 माइनस 1 तो 2 पेयर हो गए बेटा। हम तो पल्ले पड़ा। आदित्य बोल बेटा। सिंपल है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। आराम से इस कॉन्सेप्ट को पढ़िए, सीखिए। नव्या, पलाक्ष, प्राची, प्रार्थना, सानवी, सार्थक, सिद्धि, स्वर्णिका, युविका, डू मैसेज टू मी। अच्छा, कुछ बच्चों को केमिकल कैनेटिक्स पढ़नी थी भाई, जिनके स्कूल के एग्जाम में केमिकल कैनेटिक्स आ रही है और वो पढ़ना चाहते हैं, तो कल आ सकते हैं भाई मेरे पास। अब ले, ये कहना चाह रहा है कि सर आप बच्चों को बुला बुला के ऐसे पढ़ा रहे हो बीच में, इससे बेहतर है उसको क्लास में कवर करा दो। देखो क्लास वाला टाइम टेबल तो हमने कभी डिस्टर्ब नहीं किया ना, वो तो जो सिलेबस चल रहा है वही चलता रहा, नहीं। लेकिन और एक्स्ट्रा में बच्चों को बुला के इसलिए पढ़ाया जा रहा है, मान लो इनका कोई पेपर है और वो पेपर में टॉपिक आ रहा है और हमने अभी उसको नहीं कराया, तो इसलिए फिर एक्स्ट्रा बुला के उसको पढ़ाया जा रहा है। अपना कोटा पूरा कर रखा है, ये दूसरों को फंसाने की कोशिश कर रहा है। कोऑर्डिनेशन अभी कितना हुआ है? इधर आ, इधर आ, इधर देख बेटा। शानवी देख कितना सिंपल है भाई। क्या आप लोग CFSC निकालना सीख गए? देख जरा CFSC कैसे निकलेगी। मान लो मैं इसका एग्जांपल ले लेता हूँ। आपने देखा डी में 6 इलेक्ट्रॉन भर रहे थे नॉर्मल, अगर डीजेनरेट ऑर्बिटल होते। आफ्टर स्प्लिटिंग देखा स्ट्रॉन्ग फील्ड की प्रेजेंस में ऐसे भर रहे थे। मैंने बोला पेयरिंग एनर्जी निकालने का तरीका तो ये है कि यहाँ 3 पेयर बन रहे थे, यहाँ 1 पेयर बन रहा है आइडियली। आफ्टर स्प्लिटिंग 3 पेयर बन रहे थे, बिफोर स्प्लिटिंग 1 पेयर बन रहे, तो कितने पेयर एक्स्ट्रा बन रहे हैं उसका नाम पेयरिंग एनर्जी, ठीक है। फिर मैंने बोला CFSC कैसे निकालोगे? कितने इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई बाय कॉन्ट्रीब्यूशन, क्योंकि -0.4 है। ऐसे ऊपर होते तो कितने इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय कॉन्ट्रीब्यूशन, दोनों को ऐड कर देते प्लस पेयरिंग एनर्जी को ऐड कर देते, यही CFSC के बराबर होता, ठीक है। बहुत ध्यान से कॉन्सेप्ट को पढ़िए भाई, सीखने की कोशिश करिए। पूछो हर्ष। आगे एक बात बता यार, छोटाई वाले काम क्यों कर रहा है तू? तू एक बात बता, ये छोटी 8th क्लास का बच्चा जानता है कि अगर कोई हाई एनर्जी से लो एनर्जी में टूट रहा है तो एनर्जी रिलीज होगी कि एनर्जी देनी पड़ेगी? अरे है तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकती है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि कभी तो एनर्जी जब देनी पड़ रही है, तो मतलब कौन से ऑर्बिटल एनर्जी की बात कर रहा हूँ मैं बेटा? हायर एन ऑर्बिटल एनर्जी की। और जब एनर्जी रिलीज हो रही है, नेगेटिव में आ रही है, तो कौन से ऑर्बिटल की बात कर रहा हूँ बेटा जी? T2G की। तो सेंस नहीं बनना अपने आप? क्यों भाई, आप खुद सोचो ना, एक लोअर एनर्जी ऑर्बिटल हायर में अगर मूव कर रहा है तो एनर्जी देनी पड़ेगी, और एक लोअर एनर्जी ऑर्बिटल और लोअर में मूव कर रहा है तो एनर्जी रिलीज हो रही है। क्यों भाई, गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसमें ये तो कोई सवाल नहीं बनता कि इसकी डेफिनेशन नहीं बताई। डेफिनेशन तो सिंपल है, द एनर्जी गैप बिटवीन द T2G एंड EG, इट मे बी रिलीजिंग, इट मे बी एब्जॉर्बिंग। कैलकुलेट इसलिए कर रहे हैं कि मान लीजिए कहीं पर एक ऑर्बिटल की एनर्जी जो D5 आ रहे थे उसमें x आ रही थी, और कहीं x माइनस आ रही है, तो जो x माइनस आ रही है उसकी स्टेबिलिटी है, उस कॉम्प्लेक्स को बोलेंगे जी ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। और अगर x+1 आ रही है तो उस कॉम्प्लेक्स को क्या बोलेंगे जी? लेस स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। यही रीजन है कि CFSC बेसिकली स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स को एक्सप्लेन करता है, चाहे इन द फील्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड हो, चाहे इन द फील्ड ऑफ वीक फील्ड हो। कोई भी एनर्जी जो होती है वो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स ही बता रही होती है, या स्टेबिलिटी ऑफ ए कंपाउंड बता रही होती है। आप बेसिक से याद करो, जिसकी एनर्जी ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी क्या पाई जाती थी? कम। तो जिसकी CFSC एनर्जी ज़्यादा मिलेगी, मतलब गैप बहुत ज़्यादा है। गैप बहुत ज़्यादा का मतलब है अब इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे बेटा जी? लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में। और लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में अगर जाएंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो जैसे रेजोनेंस एनर्जी होती है, जितनी ज़्यादा रेजोनेंस उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी।
ऐसी CFSE है, जितनी ज्यादा एनर्जी का गैप मिलेगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई होगी, और जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई होगी उतनी ज्यादा क्या मिलेगी आप लोगों को, स्टेबिलिटी। ये तो मतलब लॉजिकल बातें हैं। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आसानी से ये फंडे आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर हो जाने चाहिए। डन, वेरी नाइस। पढ़ा रहे हैं तो समझ में क्यों नहीं आया, इसीलिए तो पढ़ा रहे हैं। अच्छा, आप लोगों को सवाल समझ में आ गया? स्कूल में कैसा सवाल बनेगा? स्कूल में कहेगा भैया K4FeCN6 और K3FeCN6, फलाने का मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा, फलाने का मैग्नेटिक मोमेंट कम, फलाने में पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा, फलाने में पेयरिंग एनर्जी कम, फलाने में CFSE एनर्जी ज़्यादा, फलाने में CFSE एनर्जी कम, क्यों? तो इस सवाल का सटीक आंसर होगा बाय देयर CFT थ्योरी। आप पूरा मेंटेन करो, बनाओ, उसके बाद गैप दिखाओ, उसके बाद CFSE कैलकुलेट करो, तो आप लोगों को नंबर जो है मिल जाएगा। बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। अब हमारे पास आता है कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स। देखो जो CFT होता है, सुनो भाई, CFT बेसिकली कलर को भी डिफाइन कर देता है। कैसे डिफाइन कर देता है मैं आपको बताता हूँ। आप तो जानते हो कि हमारे पास GXUVIMR होता है। इसका मीनिंग क्या है? गामा, आगे कॉस्मिक भी हो सकता है, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रा, माइक्रो और रेडियो। ये जो विजिबल रेंज है ये लाई करती है कहाँ से कहाँ तक, कोई बच्चा बता दे? तो आंसर आएगा विबग्योर है सर ये। और 400 से लेके कहाँ तक लाई करेगी बेटा जी? ये 450। कितना होता है भाई? कितना होता है विबग्योर रेंज? 400 से लेके 700 नैनोमीटर। नैनोमीटर, आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं, नैनोमीटर। ठीक है ना? मुद्दे की बात यह है कि जब मैं इधर से इधर आ रहा होता हूँ तो क्या बढ़ रहा होता है बेटा? एनर्जी। और एनर्जी बढ़ेगी तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं एनर्जी का, एच न्यू। तो ऑब्वियस है फ्रिक्वेंसी भी बढ़ गई। और एक फॉर्मूला और जानते हैं हम लोग, HC/लैम्डा। इसका मतलब लैम्डा क्या हो गया दोस्त? घट गया। इसका मतलब ये सीधा सीधा सा है कि यहाँ जो लैम्डा होगा यानी कि वेवलेंथ होगी वो कम होगी, और यहाँ जो वेवलेंथ होगी वो क्या होगी? ज़्यादा। एक बात समझो, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं तुमसे कह रहा हूँ एक की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, तो यार जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा उसकी एनर्जी भी क्या मिलेगी? सही बात है ना? और मैं बोल रहा हूँ एक की फ्रिक्वेंसी कम है, मतलब उसकी वेवलेंथ क्या मिलेगी मुझे? वेवलेंथ क्या मिलेगी? ज़्यादा। अब मान लो रेड की वेवलेंथ मुझे ज़्यादा मिल रही है, बात को सुनना समझ। रेड जो कलर है ये कैसा कलर है बेटा जी? इंटेंस कलर है या नहीं? रेड एक इंटेंस कलर है या नहीं? और इस बात की पहचान, या मैं कहूँ ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर का जो डेटा है वो हम लोगों को किसने दिया भाई? हम लोगों को दिया कलर व्हील ने। आपको याद है या भूल गए? ये D ब्लॉक के अंदर भी पढ़ाई गई बातें थी। मैंने बोला था आप लोगों को VI को एक साथ रखना है, VGYOR, विबग्योर। मैंने बोला था अगर कोई कलर आपको ऑरेंज दिखाई दे रहा है, समझ बात को, तो एक्चुअल में उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन सा रहा होगा? ब्लू। जो तुम्हारी आंखों के सामने ऑरेंज दिखाई दे रहा है, एक्चुअल में इसमें से कौन सी वेवलेंथ को उसने गेन किया होगा भैया? ऑरेंज। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कॉम्प्लीमेंट्री कलर। अब आपसे पता है सवाल कैसे पूछेगा, बात को समझो। वो क्या काम करेगा? आपको ना लीगेंट दे देगा। आपको क्या दे देगा? लीगेंट। अच्छा, लीगेंट में आप लोगों ने ये बात मुझसे पढ़ ली है, आईब्रो से जल नहीं है इनमें से कोई, इनमें से अगर आप ढंग से इसको देखोगे तो आप खुद मुझे बताइए, आप खुद मुझे बताइए, इसको ढंग से अगर मैं देखूं तो आप बताइए ये किसका ऑर्डर है बेसिकली? तो आप कहोगे सर ये तो CFSE का ऑर्डर है, यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का ऑर्डर है। इसका मतलब किसका ऑर्डर हुआ दोस्त? एनर्जी का ऑर्डर हुआ। अगर मैं तुझसे पूछूं किसी के साथ CN लगा हुआ है एज ए लीगेंट, और किसी के साथ आयोडीन लगा हुआ है एज ए लीगेंट, तो किसकी स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा है? CN की। और जिसकी एनर्जी ज़्यादा है तो बताइए वो यहाँ की तरफ पाया जाएगा या यहाँ की तरफ पाया जाएगा? आप कहोगे एक्चुअल में एनर्जी किसकी ज़्यादा है? इसकी ज़्यादा है, तो किस साइड पाया जाएगा? इस साइड पाया जाएगा। मतलब ये वो कलर है जो आइडियली एब्जॉर्ब हुआ होगा, तो एमिटेड कलर उसके पर्टिकुलर रिस्पेक्ट में दिया जाएगा। नहीं आई बात समझ में? बेटा मैंने ऐसे कहा, तो उससे ऑप्शन देख के कहा कि भाई एक तरफ CN आया और एक तरफ आयोडीन आया। जब CN आया तो CFSE ज़्यादा, मतलब एनर्जी क्या हो गई? ज़्यादा। मैं मान लेता हूँ भैया ब्लू कलर एब्जॉर्ब हुआ। जब ब्लू कलर एब्जॉर्ब होगा दोस्त तो एक्चुअल में आपको दिखेगा कौन सा? ऑरेंज। और ऐसे ही अगर मैं तुमसे कहूँ कि भाई मान लेते हैं आयोडीन की बात कर लेते हैं, इसकी
एनर्जी क्या है, कम, वेवलेंथ ज़्यादा है, तो मान लेते हैं रेड है। रेड कलर को इसने क्या किया होगा बेटा, एब्जॉर्ब। तो कौन से कलर को एमिट किया होगा भाई, ग्रीन कलर को। ये कलर व्हील ने बताया। मैं फिर कह रहा हूँ सर क्या ऐसा हम लोग रट सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। ये टोटली ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड है। देखो क्या होगा, जे एडवांस में सवाल पूछते हैं जनरली ऐसे, मेंस नीट में भी ये सवाल आजकल आने लगे हैं। आपको मैच द कॉलम, मैच 1 मैच 2 दे देंगे और आपको बोलेंगे भैया इनको अरेंज कीजिए। आप एक ठंडे माथे से एक बात सोचना, जिसकी CFSC ज्यादा है उसकी एनर्जी ज्यादा है, और एनर्जी ज्यादा है तो आइडियली वो कौन से कलर को एब्जॉर्ब करेगा। अब तुम एग्जैक्ट कलर तो नहीं बता सकते, लेकिन 4 ऑप्शन से आप रिलेट जरूर कर सकते हो कि भैया डार्क ज्यादा, जिसकी फ्रिक्वेंसी किसकी ज्यादा है जी, वॉयलेट की फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा है जी, येलो की फ्रिक्वेंसी रेड से ज्यादा है, तो मैं मान लूंगा जी येलो वाले को इसने क्या किया होगा, एब्जॉर्ब किया होगा। तो इस पर्टिकुलर का कॉम्प्लीमेंट्री कलर फिर आपको कलर व्हील से देखना पड़ेगा, जो कि आपका वॉयलेट आ रहा होगा या कुछ और पर्टिकुलर कलर बनना। क्या बात समझ में आ गई? ऐसा एक आध सवाल करोगे ना तभी डेटा क्लियर होगा, पहले सवाल ही करो। सुनो, बेटा इधर देख, बहुत ध्यान से पहले एक सवाल देखेंगे। ये सवाल देख लेते हैं। ये एक मेटल है, ये भी एक मेटल है, यहाँ अमोनिया 6 है, ये अमोनिया 6 या पानी 6। आप बताइए वाटर और अमोनिया में से किसकी एनर्जी जो ज्यादा होती है? अमोनिया की अभी पढ़ा था, आईब्रो से जल नहीं है इनमें से कोई, का मतलब NH3 की एनर्जी ज्यादा है। दोस्त अगर इसकी एनर्जी ज्यादा है, मतलब आइडियली मैं अगर विबग्योर लिख दूं और मैं यहाँ कलर व्हील बना दूं, इस कलर व्हील में ये जो कलर है, पहले इनके कॉम्प्लीमेंट्री कलर तुरंत लिख ले। ग्रीन है तो ग्रीन का कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होगा दोस्त, रेड। और रेड है, रेड का कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या हो जाएगा जी, ग्रीन। ठीक है, अब आप देखकर मुझे बताइए, अगर इसकी एनर्जी ज्यादा है तो इन दोनों में आप बताइए मुझे, रेड और ग्रीन में से कौन से कलर को इसने एब्जॉर्ब किया होगा दोस्त, ग्रीन को। और जब ग्रीन को एब्जॉर्ब किया है तो ये हमें कौन सा दिखा रहा होगा, लो जी आंसर हो चुका। नहीं बात पल्ले पड़ी, पल्ले पड़ गई। देखो अब बच्चा कैसे कंफ्यूज होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, पढ़ाने के बाद भी कंफ्यूज हो जाएगा। कैसे? वो देखेगा, हाँ एनर्जी बताई तो थी सर ने, ज्यादा होती है। अच्छा एनर्जी ज्यादा होती है सर, ये देखो सर इसकी एनर्जी ज्यादा है ग्रीन की, तो इसका मतलब इसका आंसर ये होगा। गलत। ये जो कलर, ये जो बता रहा है, ये तो वो कलर बता रहा है जो एब्जॉर्ब हुआ। आपसे कौन सा कलर दे रखा है बेटा जी, जो आपकी आंखों को नजर आ रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर दे रखा है, तो इसको पहले आप कन्वर्ट कर लीजिए, फिर इसका आंसर करिए। बोलो गेम समझ में आ गया? पहले एक बार इसको नोट करें पूरी ईमानदारी, डाउट है तो प्लीज पूछें। क्या? इट कभी भी कंप्लीट एब्जॉर्ब नहीं होगी, राइट, कभी भी कंप्लीट एब्जॉर्ब नहीं होगी। और एब्जॉर्ब हो भी गई तो हमें हो सकता है दिखे ही ना। मान ले लाइट एब्जॉर्ब हो गई, हमें नहीं दिख रही क्योंकि विबग्योर में नहीं आ रही रेडिएशन, इंफ्रा में आ रही होगी, किसी और में आ रही होगी, लेकिन हमारे हमारे लिए वो लाइट जो है बेसिकली 100% उसका विबग्योर में एब्जॉर्प्शन नहीं है, आप ये कह सकते हो। या मैं कहूँ विजिबल में एब्जॉर्प्शन नहीं है, फिर तो वाइट होगा, या तो वाइट हो जाएगा या ब्लैक हो जाएगा। जब लाइट एमिट नहीं की तो हो जाएगा ब्लैक, 100% एमिट कर दी तो लाइट हो जाएगा क्या बेटा जी, वाइट। ये बातें समझ में आई तुझे? बताओ। तो ये बेसिक बातें आप लोगों को क्लियर है भाई? कॉम्प्लीमेंट्री कलर व्हील हर टाइम काम नहीं करेगा। जब काम नहीं करेगा, जब आप विबग्योर में इसको नहीं देख रहे होंगे। इन पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्सेस में काम करेगा, लगभग काम कर जाएगा। उसके लिए फिर कलर को केमिस्ट्री या कलर केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, फिर काम करेगा। ठीक है, फिर कलर केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, इसके अलावा तो कोई सोल्यूशन नहीं है भाई। मैं क्यों पढ़ाने लगा ये भैया, PhD की चीजें मैं क्यों पढ़ाने लगा बताओ? मेरी तो जिम्मेदारी तुम्हारे एग्जाम तक की है भाई। चलें आगे, आगे बढ़ जाए भाई। एक्चुअली केमिस्ट्री जो है ना, वो फिजिक्स नहीं है, बात को समझो। केमिस्ट्री जैसे जैसे हम लोग ऊपर पढ़ेंगे ना, वैसे वैसे केमिस्ट्री बहुत ब्रॉड है।
फिजिक्स कक्षा 11 कक्षा 12 में इंटरेस्टिंग जरूर है, लेकिन उसकी एक लिमिट है। केमिस्ट्री जो है ना वो बहुत ज़्यादा यार, वो मतलब एक्सप्लोजन है ऐसा समझो। जैसे जैसे हायर लेवल पढ़ोगे ना, छोटी 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 छोटी, आप ये सोचो कि पिछले 20 साल से जिस बच्चे ने वाटर पर काम किया है उसको पीएचडी सबसे जल्दी मिलती है। अब सोचो वाटर एक छोटा सा हो, उसमें आईआर निकालो, ये डालो, वो केमिकल मिला दो, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी ज़्यादा ब्रॉड है, इतनी ज़्यादा ब्रॉड है कि कुछ नहीं तो निकल मिलाओ, लेड मिलाओ, ये मिलाओ, वो सब मिला के उन्हीं को फिर रिमूव कर दो, रिमूव करने से पीएचडी। ऐसी हालत है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंड है। और आप देख लीजिएगा नोबेल प्राइजिस्ट की लिस्ट देख लो, आपको उससे अंदाजा हो जाएगा। आपको जो रिसेंटली मिलेंगे वो सब केमिस्ट्री वाले ही केमिस्ट मिलेंगे, आप देख लो। जिसकी बायो और केमिस्ट्री दोनों मजबूत होगी वो नोबेल प्राइज का हकदार ही हो जाएगा। हाँ सही बात ये भी है, सारे सब्जेक्ट टीचर यही कहेंगे। उनका सब्जेक्ट देखो बेटा, मैं तो हायर केमिस्ट्री पढ़ चुका हूँ, तो मुझे ये अंदाजा है कि केमिस्ट्री बहुत एक्सप्लोज, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोज। आपके पास जो टीचर आप लोग पढ़ रहे होंगे वो बीटेक होंगे, वो एमटेक होंगे। बीटेक और एमटेक जो होते हैं ना, उनको मशीनरी नॉलेज थोड़ी ज़्यादा होती है कि मशीन के फंक्शन कैसे हैं, कौन से फिनोमिना पर काम कर रहे हैं, वो वाली नॉलेज ज़्यादा है। कोर केमिस्ट्री की नॉलेज जो होगी भाई, समझो इस बात को कि जो पीएचडी कर रहा होगा या पोस्ट डॉक कर रहा होगा, उसको थोड़ा सा और एक्सपेंड तरीके से वो चीज़ों को बता पाएगा। पहला सवाल देखेंगे सभी, कह रहे हैं विच इज एक्सपेक्टेड टू बी कलर, इनमें से कौन कलरफुल होगा ये बता दीजिए। इनमें से कौन कलरफुल होगा ये बता दीजिए। विच इज एक्सपेक्टेड टू कलर, बताओ भाई। मेरे हिसाब से इस सवाल का आंसर तो आप इसलिए बता पाओगे, Mg+2 कलरलेस होगा, क्योंकि सर ऑब्वियस है Mg सेकंड पीरियड सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो नोबल बन जाएगा सर। तो डी पी में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है भाई। Zn में D10 हो रहा है सर, ये भी कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा। यहाँ आ जाते हैं, ये -3 ये +3 है, अपन 2 ब्रैकेट लगाएंगे और बीच में क्या रख देंगे बेटा जी, माइनस। यहाँ से आता है ये +3 और यहाँ से आ जाएगा 0। आइडियली मैं यही कहूँगा ये +3। और टाइटेनियम अगर मैं देखूँ, स्कैंडियम टाइटेनियम, ये 3d24s2 है। एंड आफ्टर रिलीजिंग कितने इलेक्ट्रॉन बेटा जी, 3 इलेक्ट्रॉन, इट गेट कन्वर्ट इनटू D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और मेरे प्यारे बच्चों, जो ये D1 है, D1 बेसिकली अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से कैसा पाया जाएगा बेटा, कलर्ड पाया जाएगा। अगले सवाल का आंसर देखेंगे सभी। नोट डालकर ये बात पहले भी बता दी गई है कि डेलो और डेल्टी में रिलेशन होता है 9/4 डेल्टा टी। ऐसे ही डेल टी और डेल ओ में रिलेशन जस्ट उल्टा कर दो, 4/9। डेलो बेसिकली डेल टी से क्या होगा, बड़ा। अब यही सवाल बन जाते हैं, पता है सीबीएसई में आप लोगों के पास जो सबसे बढ़िया सवाल बनेगा ना, उसमें CFSE से देख लेना, यही बनेगा। डेलो बड़ा या डेल टी बड़ा, कितना बड़ा कितना छोटा, ये बन के आ जाएगा तुम्हारे पास MCQ में। कितना देर लगेगी इस सवाल को करने में, कुछ नहीं। फंडामेंटल स्ट्रांग होने चाहिए बस। अगला सवाल देखना जरा, क्या कह रहा है भैया, अगला सवाल देखना जरा, देखना इसके ऊपर कोई चार्ज तो नहीं है। इधर देखिए, इसके ऊपर कोई चार्ज तो नहीं है। ये कोबाल्ट है, वाटर के साथ वाटर स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह काम करेगा। मैं क्या करूँगा, +3 का छोड़ना। मुझे एक बात पता है, ये +2 है, ये +2 है। मुझे एक बात पता है कि कोबाल्ट और पानी या कोई भी ऑक्सीजन डोनर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, अगर कोबाल्ट स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह काम करेगा। भाई साहब इसकी एनर्जी ज़्यादा है, सही बात है। कॉम्प्लीमेंट्री कलर पहले ही लिख ले, अगर ये ब्लू है तो ये ऑरेंज रहा होगा, और ये पिंकिश रेड है। रेड कहाँ है भाई, तो ये बेसिकली कैसा मिलेगा तुझे, ग्रीन। अब बस तुझे ये देखना है ऑरेंज और ग्रीन में से किसकी एनर्जी ज़्यादा है। मैं देख रहा हूँ तो भैया ग्रीन की एनर्जी मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है। जिसकी एनर्जी ज़्यादा नज़र आ रही है तो ऑब्वियस है उसकी CFSE यहाँ पर ज़्यादा है। सवाल का आंसर ऐसा ऐसा हो चुका है। पल्ले पड़ गया भाई। ये डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है और कुछ भी नहीं है इस सवाल के अंदर, कुछ भी, मतलब केवल एक बेसिक डेटा क्लियर और ये सवाल क्लियर। समझ में आ रहा तुझे वैभव, बहुत ही बेसिक है बेटा, इसमें परेशान नहीं होना। हाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो होगा और उसमें नंबर ऑफ लिगेंड्स भी ज़्यादा हैं तो ऑब्वियस से CFSE की वैल्यू क्या मिलेगी, ज़्यादा ही मिलेगी बेटा जी। लिगेंड CO है, लिगेंड CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड। हाँ तो कुछ नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे वीक फील्ड हो, जब 3 इलेक्ट्रॉन है तो सिखाया नहीं है।
भाई जब 3 ही इलेक्ट्रॉन है तो ये डेटा सिखा रखा है, इस वाले को कब अंदर भेजेगा, जब पेयरिंग रिक्वायर्ड हो। पेयरिंग ही नहीं रिक्वायर्ड, पहले से 2 ऑर्बिटल खाली है बॉन्ड बनाने के लिए, क्यों करूंगा मैं। नहीं बात समझ में भाई, पहले से ही मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा जी, खाली है, तो वो क्यों करेगा पेयरिंग, नहीं करेगा, सीधा D2 उठाएगा, इसको छोड़ेगा, P को और D को बना देगा। वो जो आप सोच रहे हो वो कब पॉसिबल है, जब D में 8 भरे हो और बाहर 2 S हो, तब इसको पहुंचा के स्टेबल करेगा, तब इसको पहुंचा के क्या करेगा, स्टेबल करेगा। नहीं ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी। क्यों गड़बड़ हो जाएगी, आप इलेक्ट्रॉन को देने के अपेक्षित आप क्या काम कर रहे हो, 3 भरे हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन और डालोगे उसमें। अगर तुम 2 डालते बाहर वाले में, उसको D5 करने में, तो स्टेबिलिटी कॉन्फ़िगरेशन बदल जाता है। लेकिन आप क्या करना चाह रहे हो, आप उनको पेयर करना चाह रहे हो पहले दूसरे में। अगर डी में करोगे ना 5 में, तो एक बार को पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाहर से ले जाए, लेकिन जब 5 में करोगे तो फिर स्ट्रॉन्ग पेयर की रिक्वायरमेंट होगी, फिर से पेयरिंग 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 चलेगी। इससे बढ़िया ये है कि इसको अवॉइड करना होता है। किसको, जब आपके पास डी ऑर्बिटल खाली है। समझ रहा हो, ये सवाल CFT का नहीं है, VBT का है बेसिकली इसका, कि जब 2 ऑर्बिटल बेसिकली पहले से खाली है, जबरदस्ती पेयर आप लोगों को नहीं करना। जब 2 ऑर्बिटल पहले से खाली है तो आपको जबरदस्ती पेयर नहीं करना, ठीक, ये ध्यान रखना है भाई। ये बात समझ में आई क्या ये बात समझ में आई भाई सभी बच्चों को, ये सवाल कैसे होगा, ये डेटा आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर। अच्छा एक कॉम्प्लेक्स और आता है यहाँ पर, आप लोगों ने सीखा होगा, पढ़ा होगा बेटा, बातें नहीं, एक बार जल्दी से देखेंगे सभी बच्चे। देखना हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स से पूछा गया सवाल है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। DI वाटर का 6 बेटा और Cl3, बता चल मुझे, इसका कलर होता है बेटा जी वायलेट इन कलर होता है, ये ऐसा कलर होता है वायलेट कलर। जब मैं टेम्परेचर दूंगा तो इसका कलर बताओ चलो। QSO4.5H2O, ऐसा ब्लू कलर के सॉलिड होते हैं, और जब मैं इसको टेम्परेचर दूंगा तब इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तब बताओ। QSO4 तो बन जाएगा बेटा जी हाँ वाइट, और एक्चुअली केवल ये टाइटेनियम या ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ ही होगा। आप देखोगे तो यहाँ -3 तो यहाँ +3, अगर यहाँ 2 ब्रैकेट लगा के बीच में माइनस करोगे, ये +3, वाटर न्यूट्रल होता है तो 0 × 6 0, तो ये बेसिकली +3 आ रहा है। टाइटेनियम +3 का मतलब है टाइटेनियम होता है स्कैंडियम टाइटेनियम 3D2 4S2, आफ्टर रिलीजिंग 3 इलेक्ट्रॉन इट गेट कन्वर्ट इनटू 3D1 ओनली। और बेटा जी अगर ये D1 हो रहा है तो भाई जैसे ही आप टेम्परेचर दोगे तुरंत D0 हो जाएगा, यानी कि कलरलेस हो जाएगा। सर ऐसा क्यों कर रहा है ये ऐसा क्यों कर रहा है भाई, आपने सुना है कभी D1 इज स्टेबल, नो। क्या स्टेबल होता है, D0 स्टेबल हो जाता है। जैसे स्कैंडियम का केस था, वो D1 बना रहा था, जितनी एनर्जी D1 बनाने में लगती है लगभग उतनी एनर्जी में ही ये क्या हो जाता है बेटा जी, D0 बन जाता है। तो कीप इन योर माइंड, यहाँ पर ये स्पीसीज कैसी हो जाएगी, कलरलेस। अच्छा एक बात और बताऊं, केमिस्ट्री की दुनिया में कभी कभी ऐसा देखा जाएगा, इस कॉम्प्लेक्स को ओवर टेम्परेचर हीट करते हुए वाइट लिखा होगा। तो कीप इन योर माइंड, कलरलेस और वाइट केमिस्ट्री की दुनिया में दोनों क्या होती है बेटा जी, सेम होती है। कलरलेस और वाइट दोनों को जो है हम लोग सेम आंक लेते हैं। अच्छा एक बात और कहनी है आपसे, सुनो, मैक्सिमम क्वेश्चंस में यही पाया जाता है कि भाई जिसके पास अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, फॉर CBSE अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब पैरामैग्नेटिक करेक्टर, और जिसके पास पैरामैग्नेटिक करेक्टर होगा भैया वो कैसा शो करेगा, कलर शो करेगा। क्या शो करेगा, कलर। लेकिन याद रहे ऐसा भी देखा जाता है, अनपेयर्ड तो हैं, पैरामैग्नेटिक भी हैं, लेकिन कलरलेस हो गए। और ऐसा भी देखा जाता है अनपेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, यानी कि डी में या तो 0 या तो 10 है, उसके बावजूद भी ये कंपाउंड कैसे हैं बेटा, कलर्ड है। अब ऐसे कौन कौन से कॉम्प्लेक्स हैं जो आप लोगों को रट्टा मार के रखने हैं, ठीक है, उनको जरा ध्यान से आप लोग देखें। जैसे KMnO4 नेगेटिव अगर देखूं तो Mn के ऊपर कौन सा चार्ज है, +7। Mn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 3d5 4s2, आफ्टर रिलीजिंग 7 इलेक्ट्रॉन इट गेट 3d0 4s0, इसका मतलब डी में तो 0 हो गए, इसमें तो पैरामैग्नेटिक करेक्टर ही नहीं है, ये तो डायामैग्नेटिक है। उसके बावजूद भी KMnO4 का कलर पिंक होता है, वायलेट होता है, आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा। क्यों, का रीजन है लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। क्या बोलते हैं इसको, लिगेंड टू मेटल
चार्ज ट्रांसफर सेम विद K2Cr2O7, रीजन इज सेम, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। ये कौन कौन से कॉम्प्लेक्स हैं वो मैं आप लोगों के लिए बना देता हूं, जरा लिख लेंगे भाई। चार्ज ट्रांसफर होने की वजह से कलर, चार्ज ट्रांसफर। अब चार्ज ट्रांसफर दो तरीके के होते हैं। सबसे पहला चार्ज ट्रांसफर है लिगेंड टू मेटल, लिगेंड्स टू मेटल सी, और दूसरा होता है हमारे पास मेटल टू लिगेंड, मेटल टू लिगेंड्स। ये जनरली हैवी कंपाउंड्स में होता है जिनकी हेप्टिसिटी ज्यादा हो। मेटल टू लिगेंड्स चार्ज ट्रांसफर, बड़ा ही सिंपल, बड़ा ही बेसिक, बस 2-4 एग्जाम्पल है, उनको रट के रखना है प्रॉपर तरीके से। इसके जो एग्जाम्पल हैं वो आप लोग देखोगे, एक तो बड़ा ही सिंपल है, जन्मजात KMnO4, दूसरा K2Cr2O7, ऐसे ही कुछ कोबाल्ट के भी कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। थर्ड है आपके पास SnI4, का कलर है बेटा जी ऑरेंज, जबकि कंप्लीटली फिल्ड है। हाँ डायामैग्नेटिक है फिर भी कलर्ड है। एक है बेटा ब्राउन रिंग टेस्ट होता है, मैंने शायद कुछ दिनों पहले आप लोगों को होमवर्क भी दिया था। ब्राउन रिंग टेस्ट में जो आयरन होता है ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, अगर किसी बच्चे को याद हो तो। यहाँ आयरन है और ये वाटर है बेटा जी 5, और NO होता है, ये होता है मेरे पास SO4 2 नेगेटिव, NO यहाँ पॉजिटिव होता है, कीप इन योर माइंड। तो यहाँ पर आयरन की नेट ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, ये आपको रट के रखना चाहिए। जबकि मेटल टू लिगेंट में आपके पास एक तो आता है FeCO5, दूसरा आता है आपके पास क्रोमियम C6H6 का ट्वाइस, और थर्ड आता है आपके पास आयरन C5H5 का ट्वाइस। सर ये क्या है सर, कैसे चलेगा बेटा? जब टाइप ऑफ लिगेंड्स आपको पढ़ाएंगे तो ये सारी बातें पढ़ाएंगे। इसमें अगर मुझसे कोई पूछेगा, देखो भाई सुनो, इस ईटा का नाम होता है क्या? हेप्टिसिटी। सर डेंटिसिटी और हेप्टिसिटी अलग है? हाँ बिल्कुल अलग है। देखो जरा ध्यान से सुनो भाई, जैसे ये बेंजीन है, सुनो इस बात को, अगर बेंजीन किसी को अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना तो उसकी हेप्टिसिटी को लिखा जाएगा 6। आई बात समझ में? क्योंकि कितने एटम इन्वॉल्व है जी इसके अंदर? 6 एटम इन्वॉल्व है, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन रखने वाले। ऐसी कल को भाई यहाँ 5 कार्बन का कंपाउंड होता है, ऐसा कुछ करके है ना, +- टाइप से। ये किसी को अगर अपने इलेक्ट्रॉन देता तो इसकी हेप्टिसिटी को कितना बोला जाता है भैया? 5, जैसे कि आप लोग देख ही पा रहे हो। बोलो भैया डेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब ये दोनों तीनों टाइप के लिगेंड्स मेरी क्लास के प्रत्येक बच्चे को क्लियर हो ऐसा मानकर मैं चल रहा हूँ। थोड़ा स्पीड में इसको नोट करें भाई सभी। और मैं आप लोगों को एक शीट निकाल के देखता हूँ, शीट निकल जाती है तो एक शीट दे देता हूँ ताकि प्रैक्टिस आप लोगों की हो जाए इसके अंदर। स्पीड में नोट करेंगे भाई सभी।